एक मिनट, मैं पूरा फिर से स्टार्ट करूंगा बिकॉज रिकॉर्डिंग चल रही है। हाँ सर, तो आज सही कहा। ओके फाइन। सो अब फिर से स्टार्ट करें कि गवर्नमेंट ने ऐसा क्या किया इस इनइक्वालिटी को रिड्यूस करने के लिए जो पुअर फार्मर्स और रिच फार्मर्स के बीच में था। क्यों? क्योंकि पुअर फार्मर्स जो थे वो लोग इनपुट्स को अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, वहीं रिच फार्मर्स अफोर्ड कर पा रहे थे, जिसकी वजह से इनको बहुत ज्यादा फायदा हो रहा था ग्रीन रेवोल्यूशन को, और इनको कुछ भी फायदा नहीं हो रहा था, और जिसकी वजह से इन दोनों के बीच में इनइक्वालिटी काफी ज्यादा बढ़ रही थी। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, देखो समझो। 3 चीज की जरूरत है एचवाईवी सीड्स के लिए: फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स एंड इरिगेशन फैसिलिटी। इरिगेशन फैसिलिटी चाहिए। अब सबसे पहले गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, फर्टिलाइजर को सब्सिडाइज कर दिया। सब्सिडाइज कर दिया। सब्सिडाइज करने का मतलब क्या है कि उसका भाव बहुत कम कर दिया, एकदम सस्ता कर दिया। क्यों? ताकि पुअर फार्मर्स इसको अफोर्ड कर पाए। तो सब्सिडाइज फर्टिलाइजर सो दैट फार्मर्स कैन ऑब्टेन द रिक्वायर्ड इनपुट। अब पेस्टिसाइड में सबसे बड़ा प्रॉब्लम था, पेस्टिसाइड्स में सबसे बड़ा प्रॉब्लम था कि उसको बहुत ही प्रॉपर क्वांटिटी में डालना पड़ता था, बहुत ही प्रॉपर प्रोपोर्शन में डालना पड़ता था। क्यों? अगर आप पेस्टिसाइड ज्यादा डाल दोगे तो वो केमिकली उस फसल को खराब कर देगा, और कम डालोगे तो इंसेक्टिसाइड्स कम खराब कर देंगे। इसलिए गवर्नमेंट ने कुछ रिसर्च इंस्टीट्यूशंस बनाए जो किसके अंडर थे, गवर्नमेंट के अंदर थे, और इनका काम था कि फार्मर्स को सिखाया जाए कि किस तरह से पेस्ट अटैक से मैनेज करना चाहिए, किस तरह से पेस्टिसाइड्स को यूज करना चाहिए। देखो क्या लिखा हुआ है, risk of pest attack was considerably reduced by the surveys rendered by research institute established by the government। तो गवर्नमेंट ने कुछ रिसर्च इंस्टीट्यूट एस्टैब्लिश किए थे, और इनका काम था इन फार्मर्स को जाके सिखाना कि आपको पेस्ट मैनेज कैसे करना है। एंड थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था, अब इरिगेशन फैसिलिटी के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया कि देख उनको पैसा दिया, क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड किया एट अ चीपर इंटरेस्ट रेट। सस्ते इंटरेस्ट पे क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड किया। इससे क्या होगा, इससे फार्मर उस पैसे से अपना खुद का छोटा सा इरिगेशन फैसिलिटी ला सकता है। समझ आया? तो बेसिकली ये 3 तरीके से गवर्नमेंट ने चाहा कि इस इनइक्वालिटी को कम किया जाए। फर्टिलाइजर को सस्ता कर दिया, पेस्टिसाइड्स को मैनेज करने के लिए एक रिसर्च इंस्टीट्यूट बना दिया, एंड थर्ड क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड किया चीपर इंटरेस्ट रेट, ताकि वो इरिगेशन फैसिलिटी को अफोर्ड कर पाए। यहां तक कोई डाउट? नो सर। अब इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शुड सब्सिडीज बी गिवन बाय द गवर्नमेंट। क्या गवर्नमेंट को सब्सिडीज देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? राइट, इसके बारे में हम डिबेट करने वाले कि सरकार को सब्सिडीज देनी चाहिए कि नहीं। अच्छा, मैंने ये नोट शेयर किए क्या? यस सर। नो सर। नहीं सर, नहीं की सर। नहीं सर किए इको वाले सर। हाँ ठीक है, मैं कर दूंगा। लास्ट एक बार ग्रुप पे लिख देना ताकि मैं शेयर कर दूंगा। ओके भाई, प्लीज हाँ ये नोट्स वोट्स किसी को शेयर मत करना तुम लोग अपनी क्लास के बाहर। ओके सर। क्या हमें ये सब्सिडीज देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए? सिंपल सा सवाल। देखो कुछ ऑब्वियसली हम यहाँ डिबेट करने वाले हैं, तो कुछ पॉइंट फेवर में होंगे, कुछ पॉइंट अगेंस्ट में होंगे। जो फेवर वाले पॉइंट्स है वो क्या है, देखो कि फर्टिलाइजर कंपनी को अपने फर्टिलाइजर जो सब्सिडाइज किया ये सही था कि गलत, हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। सबसे पहले ये था पॉइंट जो इसके फेवर में था कि सब्सिडी देनी चाहिए। वो ये बोलता है कि देखो फार्मर जो है ना, जो एग्रीकल्चर का बिजनेस करता है, ये सबसे रिस्की बिजनेस है। मानते हो? सर क्यों रिस्की बिजनेस है? 6 महीना आपको रुकना पड़ता है आपका आउटपुट आने में, पहला गेस्टेशन पीरियड। सेकेंड, 6 महीने तक कोई पैसा नहीं मिलने वाला। दूसरा, पूरा का पूरा किस पे डिपेंडेंट है? मॉनसून। हाँ राइट, अगर मॉनसून अच्छा हुआ तो आपका अच्छी फसल होगी, अच्छी नहीं फसल, अगर मॉनसून अच्छा नहीं हुआ
तो अच्छी फसल नहीं होगी, राइट। थर्ड, मार्केट प्राइस। फोर्थ, आपका प्रोडक्ट कैसा है, पेरिशेबल, खराब, जल्दी खत्म हो जाता है, जल्दी खराब हो जाएगा, ऐसा तो है नहीं कि सालों सालों तक आप होल्ड कर सकते हो। जैसी प्रोडक्ट बने आपको बेचना तुरंत पड़ना पड़ेगा। तो ऐसे रिस्की बिजनेस में जनरली फार्मर्स जो है वो रोकते हैं अपने आप को। तो ऐसे रिस्की बिजनेस में जनरली फार्मर रेजिस्ट करते हैं अपने आप को न्यू टेक्नोलॉजी के लिए। कोई भी नई टेक्नोलॉजी आती है तो वो रेजिस्ट करते हैं, बिकॉज उनको लगता है कि इस नई टेक्नोलॉजी की वजह से कहीं मेरा बिजनेस ठप ना हो जाए, बिकॉज मेरा बिजनेस बहुत ज्यादा रिस्की है, और जितना ज्यादा रिस्की बिजनेस है वो नए नए तरीके अपनाना नहीं चाहते होंगे। पर अगर आप सब्सिडी प्रोवाइड करोगे तो वो उससे एंकरेज होंगे, उनके लिए एक टाइप का इंसेंटिव होगा कि यार क्यों ना ये नई टेक्नोलॉजी अपनाए, क्योंकि गवर्नमेंट हमें इतना डिस्काउंट दे रहा है, इतना सस्ता दे रहा है। और जिसकी वजह से क्या होगा कि वो नई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करेंगे, और अगर ये सक्सेसफुल हुआ तो पूरे इंडिया में वाइडली अडॉप्टेड होगा। तो बेसिकली ये कहना चाहता है कि अगर आप सब्सिडी नहीं दोगे तो आप HYV सीड्स अप्लाई करने के लिए फार्मर्स को नहीं कन्विंस कर पाओगे, बिकॉज वो लोग रेजिस्ट करेंगे, बिकॉज बिजनेस बहुत ज्यादा रिस्की। Any new technology will be looked as risky by the farmers. Subsidies needs to encourage farmers to test न्यू टेक्नोलॉजी। ये एंकरेज करेगा फार्मर्स को कि नई टेक्नोलॉजी टेस्ट करें, और अगर ये प्रॉफिटेबल हुआ तो ये फिर क्या करेंगे, वाइडली अडॉप्ट किया जाएगा। किसी को कोई डाउट पहले पॉइंट में? नो सर। सेकेंड पॉइंट मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, ये इनइक्वालिटी को कम करेगा, राइट। कैसे इनइक्वालिटी को कम करेगा? ऑब्वियस की बात है कि अगर आप सब्सिडीज नहीं दोगे तो पुअर फार्मर्स इसको अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, और पुअर फार्मर्स अफोर्ड नहीं कर पाएंगे तो ऑब्वियस की बात है सर, इनइक्वालिटी बढ़ने वाली है। तो इसको मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। India's most farmers are poor and they will not be able to obtain the required input without subsidies. तो subsidies के बिना वो लोग अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, which will increase the inequality between the rich and the poor farmers and violate the goal of equality. हाँ बोल। सर मैं कह रहा था कि चलो अगर गवर्नमेंट ने सब्सिडीज प्रोवाइड कर दी, ठीक है सर, और चलो अब सबके पास मतलब HYV सीड्स अफोर्डेबल हो गए, हाँ तो हाँ सर हाँ जो फार्मर्स जो दूसरी चीजें प्रोड्यूस कर रहे थे उसकी जगह फिर वीट ही प्रोड्यूस करेंगे, क्योंकि HYV सीड्स तो बहुत कम क्रॉप्स में यूज कर सकते हैं। अग्री। तो सर सिर्फ फिर सिर्फ तो वीट का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, और जो दूसरी चीजें हैं जो इम्पोर्टेंट है डेली बेसिस पे हम यूज कर सकते हैं, उसका तो कोई जैसे प्रोडक्शन ही कम हो जाएगा फिर। जैसे जैसे इम्पोर्टेंट क्या है? सर जैसे चलो अपने इंडिगो फूड क्रॉप्स मिल्क, हैं, फूड हाँ फिर फूड कौन क्रॉप्स सा? भी कैश है सर, क्रॉप। थोड़े कैश क्रॉप्स है, फिर वेजिटेबल्स हैं, इन सब ओके के तो ओके फाइन। फार्म लगेंगे ही नहीं, फिर सिर्फ हाँ वीट के ही ओके। अलग अलग करेंगे फिर। ओके फाइन, मैं जवाब देता हूँ, ध्यान से सुनना भी। हाँ सर। अच्छा सवाल पूछा। देखिए, पहली बात तो अपने को सिचुएशन समझनी पड़ेगी, हम कहाँ थे। तू तू आज की सिचुएशन से कंपेयर कर रहा है, तुझे उस सिचुएशन पे जाना है। मैं सिचुएशन बता देता हूँ इंडिया की। हमारे उस टाइम ऐसी सिचुएशन थी कि हम इंपोर्ट करते थे वीट। इसका मतलब क्या होता है जब मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ वीट? इसका मतलब मैं ऐसा है कि मैं सब्जियां यहाँ उगा रहा हूँ और वीट इंपोर्ट कर रहा हूँ? मुझे बात बता, इस देश में पहली बेसिक नीड क्या होगी, आटा की वेजिटेबल्स? आटा। पहली बात तो वेजिटेबल उस टाइम पे बहुत कम थी, और वो हॉर्टिकल्चर में आता है, एग्रीकल्चर में आता है, हॉर्टिकल्चर में आता है। और वेजिटेबल जो था वो बेसिक नीड नहीं थी, पहले नीड थी आटा और राइस, बिकॉज ये हमारे कंट्री का स्टेपल डाइट है। ये हमारे कंट्री का क्या है ऋषिकेश? ये हमारे हाँ सर, कंट्री का क्या है? स्टेपल डाइट है। स्टेपल डाइट है। अगर मैं ये चीज इंपोर्ट कर रहा हूँ, मतलब मैं ऐसा तो नहीं कर रहा हूँ ना कि नहीं ये चीज नहीं बना तो कोई और चीज बना रहा हूँ। ऑब्वियस की बात है कि मैं इतना प्रोडक्शन करने के बाद भी मैं इतना प्रोडक्शन नहीं कर पा रहा हूँ कि मेरी कंट्री सेल्फ सफिशिएंट हो, इसलिए मुझे इंपोर्ट करना पड़ रहा है। जब मैं अपनी बेसिक चीजें ही अफोर्ड नहीं कर पा रहा हूँ तो मैं आगे की चीज कहां सोच पाऊंगा? समझ रहे हैं ऋषिकेश? हाँ सर। राइट। तो आज की सिचुएशन से कंपेयर मत कर। आज के सिचुएशन में वेजिटेबल्स हैज बिकम अ नॉर्मल फूड, उस जमाने में नहीं था।
उस जमाने में अगर मैं अपनी बेसिक नीड जो व्हीट एंड राइस दैट यूज्ड टू बी द स्टेपल फूड ऑल ओवर द कंट्री, साउथ में राइस ज्यादा खाते हैं, नॉर्थ में आटा, तो व्हेन दीज बिकम द स्टेपल फूड, पूरे इंडिया में कहीं भी जाओ हमारा स्टेपल फूड यही है, अगर ये हम अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, ये हम प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे थे, तो हम बाकी क्रॉप्स का सोचेंगे कहाँ? पहले तो बेसिक चीज फुलफिल कर देते, बाद में दूसरी चीज पे लाएंगे। समझ आया? हाँ सर। वेरी गुड क्वेश्चन। चलो अच्छा है, एक जन ने सोचा आउट ऑफ द बॉक्स, मुझे ऐसे अच्छे लगते हैं ऐसे क्वेश्चंस पूछते हो तो क्या है, मुझे भी ऐसा लगता है कि पढ़ाने में मजा आ रहा है, वरना मुझे मजा नहीं आता। ओके, इनइक्वालिटी कम हो गया, अडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी हो गया। अब इसके अगेंस्ट में पॉइंट क्या था? इसके अगेंस्ट में सबसे पहला पॉइंट ये था कि देखो सरकार सब्सिडी दे रही है, ओके कोई बात नहीं, ये सरकार पैसा कहां से लाती है सब्सिडी देने के लिए? सर कंज्यूमर्स, इंडियन सिटीजन से, इंडियन सिटीजन्स। सिटीजन टैक्स हम भरते हैं। राइट। अब बात आती है कि गवर्नमेंट बोल रही है कि तो सर अगर ये सब्सिडी गवर्नमेंट दे रही है तो ये इसको जस्टिफाई कर सकती है कि देखो ये सब्सिडी देना बहुत जरूरी है बिकॉज ये हमें फार्मर्स को देना पड़ेगा और पुअर फार्मर्स अफोर्ड कर पाएंगे। तो इंडियन सिटीजन आर फाइन विद इट बिकॉज अल्टीमेटली इसका फायदा फार्मर्स को हो रहा है और उनको हो रहा है तो चलेगा। बट अब कुछ इंडियन सिटीजन का ये कहना है कि इसका फायदा फर्टिलाइजर कंपनी को भी हो रहा है, इसका फायदा फर्टिलाइजर कंपनी को भी हो रहा है बिकॉज उनका टर्नओवर बढ़ रहा है, तो हमारे पैसे से आप उस फर्टिलाइजर कंपनी का फायदा कैसे करा रहे हो? राइट, सब्सिडीज आर मेंट टू बेनिफिट फार्मर्स ओनली। अरे इसके बेनिफिट के लिए हो तो कोई बात नहीं, बट अ सब्सटैंशियल अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर सब्सिडी आल्सो बेनिफिट फर्टिलाइजर इंडस्ट्री। फर्टिलाइजर इंडस्ट्री को भी फायदा हो रहा है और एक टाइप का ये गवर्नमेंट के लिए बर्डन है। एक तो हमारे पास पैसा कम है और पैसे कम में आप एक कंपनी का फायदा करा रहे हो, तो ये तो गलत बात है। किसी को कोई डाउट? नो सर। दूसरा पॉइंट सर बट कंपनी भी तो टैक्स पे कर रही है ना। अरे तो कंपनी टैक्स पे करे तो उसका फायदे के लिए मैं क्यों सब्सिडी दूं? भाई टैक्स तो हम भी पे कर रहे, तो हमारा फायदा क्यों नहीं होगा? ऐसा समझा? बेनिफिट फार्मर्स इन प्रॉस्परस रीजन मतलब क्या? क्या HYV सीड्स पूरे इंडिया में था? क्या HYV सीड्स पूरे इंडिया में था? नहीं सर। राइट, नहीं सर, मोस्टली 3 स्टेट्स में ही था। दोस फार्मर्स व्हिच आर इन प्रॉस्परस रीजन। प्रॉस्परस रीजन मतलब जिसकी लैंड फर्टाइल थी, राइट? तो इक्वालिटी को कैसे प्रमोट कर रहा है? आप बोल रहे हो HYV सीड्स से इक्वालिटी, सब्सिडी देने से इक्वालिटी प्रमोट हो रहा है। कैसे इक्वालिटी प्रमोट हो रहा है? ये तो वही फार्मर्स को फायदा हो रहा है जो लैंड फर्टाइल है, जो लैंड प्रॉस्परस रीजन पे है। वो फार्मर्स जो प्रॉस्परस रीजन पे नहीं है, उनके लिए क्या फायदा? उनके लिए कैसे ये इक्वालिटी प्रमोट कर रहा है? तो जो आप बोल रहे हो ये इक्वालिटी प्रमोट कर रहा है, ये नहीं कर रहा इनके हिसाब से, जो अगेंस्ट में। और तीसरा, वेस्टेज ऑफ रिसोर्स। तीसरा ये मानना था कि अगर आप ये फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स को इतना सस्ता कर दोगे तो ये फार्मर्स लोग इसकी इज्जत नहीं करेंगे, इसकी कीमती नहीं समझेंगे और इसको वेस्टफुली यूज करेंगे, हमारे रिसोर्सेज को वेस्टफुली यूज करेंगे। गिविंग फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स एट सब्सिडाइज्ड रेट may lead to overuse of such resource. रिसोर्सेज का ओवर यूज करेंगे बिकॉज सस्ता मिल रहा है और जो हार्मफुल है एनवायरमेंट के लिए। सर एक और पॉइंट भी हो सकता है। क्या? डिग्रेडेशन इन फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। सब्सिडी देने से डिग्रेडेशन कैसे होगा गधे? HYV टेक्नोलॉजी से में थोड़ी क्वेश्चन है, क्वेश्चन है सब्सिडी देने से क्या फायदा और क्या नुकसान, हम वो पढ़ रहे हैं। एक मिनट गाइस, सर आपकी आवाज नहीं आ रही। अरे मैंने कुछ बोला ही नहीं, 2 मिनट। ओके फाइन,
तो सब्सिडीज में सर फेवर वाले बहुत सारे पॉइंट्स है। हाँ बोलो। सर आपने बोला वेस्टेज ऑफ रिसोर्स, बट सर हम लोग फर्टिलाइजर ज्यादा यूज करेंगे तो वो हमारे लिए ही खराब है ना, तो फिर हमारा मतलब वेस्टेज कैसे करेंगे हम उसका? मतलब एक बार वापस बोल, क्या बोल रही है? मतलब कि आपने बोला वेस्टेज ऑफ रिसोर्स, मतलब हम लोग मतलब ये इतने दाम में दे रहे हैं उसका मिसयूज नहीं नहीं करेंगे, नहीं, मतलब ज्यादा यूज करेंगे। ज्यादा यूज करेंगे तो एनवायरनमेंट के लिए ज्यादा डिग्रेडेशन होगा ना। बट वो लोग ज्यादा यूज करेंगे क्यों, मतलब उनकी फसल के लिए खराब होगा ना वो ज्यादा यूज करना। फसल के पेस्टिसाइड फसल के लिए खराब होता है, फर्टिलाइजर थोड़ी। तो मतलब दोनों का वो लोग मिसयूज करेंगे। देख मिसयूज, जैसे पानी है, पानी सस्ते में मिलता है तो कैसे हम लोग मिसयूज करते हैं। अब एग्रीकल्चर लैंड है, हर एक जगह थोड़ी आपको फर्टिलाइजर्स यूज करने की जरूरत है, राइट? हर जगह आप पेस्टिसाइड थोड़ी यूज करोगे। जस्ट बिकॉज फसल बढ़ानी है, क्या करते थे फार्मर्स, उतना नॉलेजेबल नहीं था, तो फार्मर्स क्या करते थे, रेट सस्ते में मिल रहा है तो पहले से खरीद लेते थे, तो हर जगह यूज कर लेते थे। जहाँ जरूरत भी नहीं है वहीं भी फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स आप यूज कर लेते थे और उसका मिस यूज करते थे। अगर आपके पास कोई चीज सस्ते में मिल रही है तो आप उसको ओवर यूज करोगे कि नहीं करोगे? करेंगे। राइट? ओके, तो इसका कंक्लूजन बहुत घटिया है जो तुम्हारी किताब में दिया है। तो करेक्ट पॉलिसी ऐसा है कि हमें सब्सिडीज हटाना नहीं चाहिए। मतलब फेवर और अगेंस्ट बोलने के बाद उन्होंने ये कहा कि हमें सब्सिडीज हटाना नहीं चाहिए, बट इंश्योर करना चाहिए कि इसका फायदा सिर्फ और सिर्फ पुअर फार्मर्स को हो। बस इतना इन्होंने लिखा है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले यहाँ तक हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर का पूरा कंप्लीट होता हुआ। तो एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्टर है। इसके ऊपर तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में 3 मार्क का क्वेश्चन 100% आएगा, जिसके अंदर क्या क्या कवर हुआ, क्या क्या लैंड रिफॉर्म्स आए, मैंने लास्ट समझा दिया था। क्या क्या टेक्निकल रिफॉर्म्स आए, ये भी मैंने समझा दिया था वो वीडियो में जो मैंने तुम लोग को देखने को कहा था, उसमें तुम्हें समझ आया है। तीसरा आया लैंड सीलिंग कि क्या क्या लूप होल्स थे, लैंड सीलिंग एंड लैंड रिफॉर्म, सॉरी लैंड रिफॉर्म्स के क्या क्या लूप होल्स थे। फोर्थ, व्हाट वाज ग्रीन रेवोल्यूशन प्लस उसके बेनिफिट्स एंड लिमिटेशंस। फिफ्थ, व्हाट वाज द गवर्नमेंट मेजर टू रिड्यूस इनइक्वालिटी। एंड सिक्स, क्या हमें सब्सिडीज देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। ये 6 पॉइंट हमने किए। इसमें से चांसेस इन तीनों के और ये, सॉरी ये नहीं है, ये और ये, इन तीनों के चांसेस ज्यादा है, पर इन 6 में से एक क्वेश्चन आने ही वाला है 3 मार्क, फिक्स है। तो आगे बढ़ते हैं। चलो और अब बहुत बहुत प्राइज, धन्यवाद। क्या? प्राइज एज ए सिग्नल। रुक जाओ, वो अभी इंपॉर्टेंट नहीं है, बाद में करा दूंगा। चलो आ जाते हैं इंडस्ट्री पे। और इंडस्ट्री अब हम बात करने वाले हैं कि 1947 के बाद हमारे सरकार ने क्या फॉलो किया था, इंडस्ट्रियल पॉलिसी। ये तो हमें पता चल गया था कि सर सोशलिज्म इकोनॉमी है, और एक सोशलिस्ट इकोनॉमी, हमारी सोशलिस्ट इकोनॉमी थी, अरे मतलब मिक्स थी, पर मिक्स में ज्यादा रोल किसका था? सोशल गवर्नमेंट का। सोशलिस्ट का, राइट? अब मुझे ये बताओ, एक सोशलिस्ट इकोनॉमी में डोमिनेंट रोल कौन प्ले करेगा, पब्लिक प्ले करेगा या प्राइवेट प्ले? पब्लिक। पब्लिक। ऑब्वियस बात है सर, पब्लिक बात करेगा, राइट? चलो अब आगे बढ़ते हैं। और सबसे पहला हम ये पढ़ते हैं क्वेश्चन, जो मैं ऊपर वाला नहीं करा रहा हूँ, पहले ये करा रहा हूँ कि व्हाई पब्लिक डोमिनेंट रोल। आपका जो क्वेश्चन था कि डोमिनेंट रोल प्ले करेगा, उसका मैं सर जवाब आवाज दे रहा हूँ कि कटती है। क्यों, क्यों पब्लिक। गुलाबी मैंने तो कब्बल लिए। ये आर्यन कदे
ओके फाइन, अब आ रही क्लियरली आवाज? यस ओके, तो मैं क्या बोल रहा था? मैं बता रहा था कि पब्लिक सेक्टर को क्यों डोमिनेंट रोल प्ले करना पड़ता है एक सोशलिस्ट इकोनॉमी में, या इंडिया में पब्लिक सेक्टर को डोमिनेंट रोल प्ले करना पड़ा। जिसका सबसे पहला क्वेश्चन का आंसर है क्या है? लैक ऑफ कैपिटल। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय लैक ऑफ कैपिटल? लैक ऑफ कैपिटल का मतलब यह है कि इकोनॉमी में जितने कैपिटल की जरूरत थी, जितना इन्वेस्टमेंट की जरूरत थी, देखो मेरी बात को बढ़ाने के लिए क्या चाहिए? गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन चाहिए, और गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन के लिए आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए होगा, बिकॉज जब तक इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे आप प्रोडक्शन नहीं करोगे, प्रोडक्शन नहीं करोगे तो जीडीपी नहीं होगा। अरे समझ आया? राइट? तो इकोनॉमी को जितना कैपिटल की जरूरत थी, जितने पैसे की जरूरत थी, उतना प्राइवेट सेक्टर के पास नहीं था, इसलिए पब्लिक को आना जरूरी था इन्वेस्ट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, इकोनॉमी में $20 मिलियन की इन्वेस्टमेंट की जरूरत थी, और प्राइवेट सेक्टर जो थे उनके पास सिर्फ 2 मिलियन थे, तो बाकी 18 मिलियन कौन डालेंगे? पब्लिक कौन सेक्टर। डालेंगे? पब्लिक सेक्टर, राइट? तो देखो क्या लिखा हुआ है, इंडियाज इंडस्ट्रियलिस्ट डिड नॉट हैड इनफ कैपिटल, उनके पास इतना पैसा नहीं था टू अंडरटेक इन्वेस्टमेंट्स इन इंडस्ट्री सके, राइट, विच इज रिक्वायर्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन इकोनॉमी, जो इंडियन इकोनॉमी की डेवलपमेंट के लिए जरूरी था। अब सेकेंड पॉइंट क्या था? लैक ऑफ डिमांड। मतलब क्या कि सर अगर कुछ प्राइवेट सेक्टर थे वो इन्वेस्ट कर, उनके पास पैसा होने के बावजूद, उनके पास कैपिटल होने के बावजूद भी वो इन्वेस्ट नहीं करते थे, बिकॉज इकोनॉमी में डिमांड नहीं था। अच्छा, इकोनॉमी में डिमांड क्यों नहीं था, कोई मुझे बता सकता है? सर क्योंकि मोस्टली मार्केट में सारी चीजें महंगी मिलती थी, और फार्मर्स मोस्टली वो जनरल चीजें ही खरीदना प्रेफर करते थे। तो ऐसा होना चाहिए डिमांड के लिए। यार 80% से ज्यादा लोग गरीब थे। अब गरीब लोग तो कोई डिमांड करेंगे नहीं मार्केट में जाके, तो ऑब्वियस की बात है प्राइवेट सेक्टर कैसे इन्वेस्ट करे? उनको डर लगता है यार, मैं इन्वेस्ट करने का मतलब क्या? मैं कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज बनाऊं, ये बिकने वाला तो नहीं है, बिकॉज इसको डिमांड करने के लिए लोग नहीं है। जो लोग हैं वो पुअर है, और पुअर लोग कभी भी ये सब चीजें डिमांड नहीं करेंगे। तो लैक ऑफ डिमांड। देखो क्या लिखा हुआ है, इंडियन मार्केट वाज नॉट बिग इनफ to encourage industrialists to undertake major projects even if they had capital to do so. उनके पास पैसा होने के बावजूद भी नहीं करते थे, बिकॉज इतना मार्केट में डिमांड नहीं था। और थर्ड इंपॉर्टेंट पर्पस, चलो ठीक है, अगर किसी के पास पैसा है, उसने रिस्क लेके पैसा इन्वेस्ट भी कर दिया, उसका पर्पस क्या होगा? उस प्राइवेट इंडस्ट्रियलिस्ट का पर्पस क्या होगा इन्वेस्ट करने का? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। एक सोशलिस्ट इकोनॉमी में पर्पस क्या होता है? सोशल वेलफेयर। तो ऑब्वियस की बात है, आप पैसा इन्वेस्ट करने के बाद लोगों के बारे में सोचना पड़ेगा, तो वो सिर्फ और सिर्फ कौन कर सकता है? सोशलिज्म, मतलब पब्लिक सेक्टर। इफ द प्राइवेट सेक्टर हैड प्लेड द डोमिनेंट रोल, अगर प्राइवेट सेक्टर को डोमिनेंट रोल प्ले करने देते तो उनका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता, जो एक सोशलिस्ट इकोनॉमी अलाउ नहीं करती। So these were the three reasons why public sector had to play the dominant role. First, lack of capital. Second, lack of demand. And third, social welfare. Right? तो यहाँ हमें समझ आ गया कि सर पब्लिक सेक्टर को डोमिनेंट रोल प्ले करना क्यों पड़ा, ये समझ आ गया। अब हुआ क्या? अब सर हम थोड़े जाते हमारी हिस्ट्री पे जाते हैं।
तो जब हम 1947 में इंडिपेंडेंट हुए तो 1948 को एक रेजोल्यूशन आया जिसे कहते हैं इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1948। अब ये रेजोल्यूशन के बारे में तुम्हें पढ़ना नहीं है, तुम्हें सिर्फ इतना याद रखना है कि पहला इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1948 को आया था। देखो मैंने लिखा हुआ है ये, सर 1956 में आया था ना? अरे वो दूसरा था। ऑब्वियस की बात है, 1948 को पहला आएगा तो दूसरा रेजोल्यूशन 1956 को आएगा। तो पहला इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1948 को आया था और तुम्हें ये याद रखना है। बस इसके अंदर हम पढ़ने नहीं वाले कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1948 क्या था, बस इतना याद रखना है कि पहला रेजोल्यूशन 1948 को आया था। और ये मैंने लिखा हुआ तो है, ये 100% है, नोट्स में कहाँ लिखा हुआ है वो मिल नहीं रहा है। हाँ मुझे याद है, रुको। देखो मैंने यहाँ लिखा हुआ मिला, जब मैं रेड मार्क में लिखा हुआ है, मैंने सारे रेड मार्क्स में पढ़ने हैं। ये सब तुम्हारे 1 मार्कर्स क्वेश्चन के आंसर्स है। जितनी भी मेरी नोट्स में है तुम्हें अलग से 1 मार्कर्स पढ़ने की जरूरत नहीं है। मेरी नोट्स के जो रेड रेड पढ़ोगे तो ये 1 मार्कर्स कवर हो जाएगा, राइट। तो पहला इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1948 में आया था। सर वापस आवाज ज्वाइन करना है, ध्यान रखना, वापस ज्वाइन करना। ओके सर। इसके बाद भी पढ़ाता हूँ ना, ज्वाइन करो उसके बाद पढ़ाता हूँ। लीव कर दो सर। हाँ लीव कर दो।